can Jindal. Thank you. Thank you, ma'am, for this nice introduction. Good morning, guys. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Good. मैम ने जैसे इंट्रोड्यूस किया वैसे मैं मेरा इंट्रोड्यूशन फिर से देता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही था इन द बैच ऑफ 2013-15। आपकी तरह मैं भी सोचता था कि यार कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होगी, स्टूडेंट लाइफ से कैसे अलग होगी, हम लोग क्या, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। सारी चीजें हमें भी उस टाइम पे माने क्वेश्चनिंग कर रही थी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो हम लोग कंटिन्यूअसली टच रहते थे मैडम के साथ कि अगर कोई भी कंपनीज आ रही है तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक डर होता है कि हम लोग इस कंपनी में जाए न जाए, या फिर अगर सिलेक्ट हुआ तो मेरा आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो ये सारी क्वेश्चनिंग हर किसी को आती थी। तो हम लोगों ने एक क्लियर थॉट मैडम से मिला था, माने अपनी कॉलेज फैकल्टी से, प्लेसमेंट कमेटी से, कि आप कोई भी कंपनी हो, आंख बंद करके पहले आप इंटरव्यूज पास करो, बाद में आप डिसाइड करो वो कंपनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर सूटेबल नहीं है तो आपके पास रीजनेबल आंसर होना चाहिए कि आप क्यों, माने उस कंपनी के लायक नहीं है, फिर कंपनी आपके लायक क्यों नहीं है। दो में से एक क्वेश्चन होना चाहिए, माने आंसर भी आपके पास होना चाहिए। तो पहला जो आपका डर है कि इंटरव्यूज कैसे रहेंगे या कंपनीज कैसी है, वो छोड़ दो। कोई भी कंपनी आए 100% आप इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कैसी है, या फिर आपके लायक है, आपके ड्रीम लायक है, या फिर आप जो सोच रहे हो कि आपको इस कॉर्पोरेट में जाना है, तो वो सब आपको बेनिफिशियली बाद में पता चलेगा। एंड अगर कुछ भी समय पे आपको डाउट आता है तो आप फैकल्टी मेंबर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करो। ये हम लोगों को जो सिखाया गया था वो मैंने अभी तक आपको बताया। मैं मेरी जर्नी की बात कर रहा हूँ कि 2015 के बाद हम लोगों को भी ऐसी प्लेसमेंट मिली थी। मैंने बहुत सारी कंपनीज आई, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, लर्निंग्स लिए, फेल्स भी हुए काफ़ी जगह पे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। 10-12 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी, हर जगह पे इंटरव्यूज दिए। काफ़ी कंपनीज में हम ग्लोब माना फेस टू फेस राउंड तक भी जाके आए, लेकिन समहाउ हमें ऐसा फील हुआ कि ये शायद हमारे लायक नहीं है, या फिर पैकेजेस का इशू है, या फिर वर्क कल्चर का प्रॉब्लम्स है। तो माने विद द हेल्प ऑफ फैकल्टीज लास्ट में हमें एक लैंडिंग कार्ड, माने फर्स्ट टाइम भी आई थी, एंड लैंडिंग कार्ड 2015 के अंदर फर्स्ट टाइम अपनी कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट के लिए। तो एट दैट टाइम अराउंड 10 स्टूडेंट वेर सिलेक्टेड फॉर different roles in this company, like credit analyst, risk analyst, operational analyst, and like that. So I was one of the student who had selected as a process associate in Lending Card Finance Limited, and I have started my career with the designation of process associate. It means executive level, entry level. In a अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, प्रमोशन की बात करूँ, वो सब कुछ आपके हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क पे डिपेंडेंट होता है। एंड हर एक कंपनी जो हार्ड वर्क कर रहा है ना, स्टूडेंट, जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉयज उसका है, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको पे ऑफ मिलता ही मिलता है। तो वो आप भूल जाओ कि हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, नहीं, सब कुछ मिलता है। तो हमारी कंपनी में भी सेम है, लैंडिंग कार्ड में, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप अचीव करोगे। तो ये था मेरा, माने आफ्टर प्लेसमेंट की क्या कहानी है, लैंडिंग कार्ड में कैसे ज्वाइन हुए। माने डिफरेंट राउंड ऑफ इंटरव्यूज भी होते हैं। उसमें अगर बात करूँ जीडी की, तो जीडी में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जीडी में आप बोलो, आप शांत रहोगे तो सामने वाली कंपनी को कुछ समझ में नहीं आया कि आपके पास क्या टैलेंट है। आपका टैलेंट आपको बाहर लाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्पीच देना स्टार्ट करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप कंपनी के रिक्रूटर के माइंड में बैठोगे, और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे। टॉपिक चाहे कोई भी हो, आप कॉन्फिडेंस लेके आप जवाब दो। सेम चीज़ हमारे साथ भी हुआ था जब लैंडिंग कार्ड आई थी। तो वेरियस टॉपिक थे, हम लोगों ने भी वो राउंड क्रैक किया। सेकंड राउंड होता है एक्सेल का। आज के दिन में हर कंपनीज ऑटोमेशन के दौर पे चल रही है। तो ऑटोमेशन माने आप 10 लोगों से काम करवा रहे हो, वही आपकी सिस्टम से कर रहे हैं,
केवल 3 लोगों से। हर कंपनी ऑटोमेशन के जो भी प्रोसेस है उस पर फोकस कर रही है। जो मेरा अभी का करंट वर्कफोर्स है उसके अंदर भी ऑटोमेशन इज अ मेन थिंग। सेकंड वन इज प्रोसेस बेसलाइनिंग। थर्ड वन इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट, पूरी कंपनी का जो ऑपरेशन है वो मैनेज करना होता है। तो मैं अगर शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताऊं कि लैंडिंग कार्ड कर क्या रही है। लैंडिंग कार्ड एक एनबीएफसी है जो हर एक एमएसएमई को लोन प्रोवाइड कर रही है। एमएसएमई इट मीन्स जो बिजनेस है, रिटेलर्स है, उनको लोन दे रही है। लोन अमाउंट इज ₹50,000 to 1 CR बेस्ड ऑन कस्टमर्स प्रोफाइल। तो जो कस्टमर लाइफ साइकिल होती है उसमें फर्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन फिलिंग का। एप्लीकेशन फिलिंग इट मीन्स कि आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन एक सर्टेन लेवल पे माने एक स्टेज पे पहुंचती है। उसके बाद कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है या डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस समझाता है, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की अगर एरर्स है तो आपको रेक्टिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। सेम चीज लैंडिंग कार्ड भी कर रही है। तो अराउंड आज के दिन में कंपनीज के पास 900 अराउंड एम्प्लॉइज है पैन इंडिया, एंड इन अहमदाबाद अराउंड 400 एम्प्लॉइज है इन वेरियस पोजीशन एंड वेरियस टीम। तो जो फर्स्ट टीम होती है वो एलएसपी टेलीकॉलिंग टीम होती है जो कस्टमर से फ़ोन करके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। सेकंड टीम होती है फिनॉक्स की, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए कस्टमर ने उसको वेरीफाई करके आगे की प्रोसेस के लिए सेट करते हैं कि कस्टमर कितने लोन के लिए एलिजिबल है। जो भी एलिजिबल एप्लीकेशन है उसको आगे मूव ऑन करते क्रेडिट को। सेम चीज़ आगे हो जाती है डेटा साइंस को, फिर अकाउंट्स को, एंड लास्ट में डिस्बर्सल का स्टेज आता है जहाँ पे कस्टमर को लोन मिलती है। इन बिटवीन एग्रीमेंट साइनिंग एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो कस्टमर को एक्सेप्ट करनी होती है एंड डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर करने होते हैं। जैसे लैंडिंग कार्ड की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है, वैसे हर एक कैंडिडेट की लर्निंग लाइफ साइकिल होती है। लर्निंग लाइफ साइकिल इट मीन्स आप कोई भी रोल के लिए सिलेक्ट होते हो, आपका लर्निंग वहां से स्टार्ट होता है। लर्निंग इट मीन्स आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी लर्निंग कर्व में। अगर आपका लर्निंग कर्व ड्रास्टिकली ग्रो कर रहा है, फुल स्पीड में ग्रो कर रहा है, तो आप समझ लो आपका ग्रोथ वहां पे पक्का है। आज के ज़माने में माने कोविड के टाइम के बाद अभी जो मल्टीपल स्किल वाले लोग हैं, मल्टीपल स्किल एम्प्लॉइज, उसकी डिमांड बहुत हाई है मार्केट में। अगर आप एक ही चीज़ में स्किल्ड है और दूसरी माने चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा अपना क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ेगा, लर्निंग करो आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं कोई फाइनेंस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे केवल आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं चलेगा, आपको साथ में एक्सेल भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फाइनेंस के कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे जो उस कंपनी में आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। थर्ड थिंग कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग कर सकते हो और बहुत ईजी है। एक बार आप लर्न करना स्टार्ट करोगे विथ इन अ फ्यू मंथ और विथ इन अ फ्यू वीक्स आप पूरा गेन कर सकते हो। एंड बहुत इजी है अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको जॉब लेने के लिए अभी के मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। तो आप ऐसे मत सोचना कि एक कंपनी में फेल हुए या दूसरी कंपनी में फेल हुए तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। जॉब बहुत सारी है लेकिन आपको उस अकॉर्डिंगली प्लान अपने खुद को सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना, बहुत इजीली आप कर सकते हो। फर्स्ट थिंग कि आपको इंटरव्यू दौरान क्या करना है। इंटरव्यू दौरान आपको ये करना है कि जो मैंने अभी आज तक आपको स्टेप बताया कि आपको पहले तो जो आपका रिज्यूम है, आपने जो रिज्यूमे में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है। उस अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि पहला इंटरेक्शन राउंड होता है आपका रिज्यूमे के बेस पे, ठीक है। सेकंड होता है आपका एक्सेल टेस्ट, कि आप कितने एक्सेल में स्किल्ड है। आपका थर्ड राउंड होता है आपका फॉर्मूला बेस पे, कि आपको फाइनेंस का कितना साउंड नॉलेज है। एंड माना सब कुछ प्रॉपर है तो लास्ट राउंड आ जाता है एचआर राउंड, कि आपको वहाँ पे सैलरी डिस्कशन एंड एवरीथिंग, जो आपकी टीएनसी है, माना कंपनी की टीएनसी एंड आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों मीट करने की वहाँ पे प्रोसेस होती है। तो उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड उसके बाद ज्वाइनिंग डेट के बाद ज्वाइन कर सकते हो। ये एज ए नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपको इस कंपनी में जाना है वैसे करके। एंड ऐसे नहीं फास्ट पॉजिटिव नहीं कि आपको आता नहीं है फिर भी आप कॉन्फिडेंट है, आप प्रिपरेशन के साथ जाओ। अगर आपको पता है कि आपको इस कंपनी में जाना है तो, एंड नहीं जाना है तो भी आप प्रिपरेशन के साथ ही जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद
आप जो देखा है, आपने जो सुना है वो सही हो। एक बार आप कंपनी के इंटरव्यूज पास ऑन करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। फिर काफी लोग मुझे बता रहे थे एंड काफी लोगों के फीडबैक भी हमें मिले थे कि इतनी कम उम्र में आप लोग इतना सारा या फिर इतना फास्ट ग्रोथ कैसे कर सकते हो। तो दो ही पैरामीटर्स हैं, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क अकेला करोगे तो भी आपकी पॉसिबिलिटी कम है, अकेला हार्ड वर्क करोगे तो भी कम है। तो आपको दोनों वे पे अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। हार्ड वर्क कैसे? आपको जो टास्क दिया है 100% फोकस के साथ करो। आपका डेडिकेशन 100% वहां पे होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन आती है ना, आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर उसको फोकस माने बता दो कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। आप अजम्पशन कोई भी मत करो, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ से आप बाहर आ रहे हो, आप एक नई जर्नी में प्रवेश कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे कोई अजम्पशन को प्लेस नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस पे अफेक्ट करेगा। एंड आपके जो टास्क है उसके बेस पे ही आपको प्रमोशन मिलता है। ये पहला हो गया आपका हार्ड वर्क। सेकंड थिंग है कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आपको दो फेसेस लोग मिलेंगे। आपको कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, एंड आपको बताते कुछ और है। तो आपको कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन रहता है ना, तो आपको जो मैनेजर अपॉइंट किया है आप उसके साथ ही कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि मैनेजर ही हमारा खराब है, माने आपको हेल्प नहीं कर रहा है, किसी भी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कम्युनिटी होती है एचआर की, आप एचआर से बात करो। या फिर एचआर भी आपको लग रहा है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मैनेजर की हायर अथॉरिटी होती है, आप डायरेक्टली उससे रीच आउट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो, अगर आप सही हो तो। ये कॉर्पोरेट कल्चर का एक मेन थिंग है। इसमें ऐसा है कि लोग कॉर्पोरेट कल्चर को दो तरह से लेते हैं। एक है कि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत गंदा है, दूसरा है कि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत सही है। तो जो फर्स्ट वाला है कि कॉर्पोरेट कल्चर गंदा है, उनको कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे कि जो स्मार्ट वर्क आप नहीं दिखा रहे हो, वहां पे उनको प्रॉब्लम दिखता होगा। क्यों? आपने मेहनत की, आपकी क्रेडिट कोई और ले रहा है। एवरीथिंग शुड बी ऑन अ रिटर्न फॉर्म। आप अगर कुछ भी काम करो तो रिटर्न फॉर्म में रखो, ना कि वर्बल। वर्बल कोई एविडेंस नहीं होता है। अगर मानो आपके सबऑर्डिनेट या फिर कोई आपका ही कलीग है, आपका कलीग आपसे काम करवा रहा है और दिखा रहा है कि उसने काम किया, तो आपका काम दिखेगा ही नहीं। कॉर्पोरेट का एक मान्यता है कि कॉर्पोरेट बहुत गंदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट में हर लोग अपनी तरह से काम कर रहे हैं। आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों पे फोकस करना है। दूसरा वे है कि कॉर्पोरेट बहुत सही है। अगर आपने हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क पे फोकस किया है तो कोई है नहीं कॉर्पोरेट के अंदर, चाहे आपका मैनेजर हो या कोई भी बंदा हो या एचआर भी हो, आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास मल्टी स्किल है ना, तो आप 1 साल के अंदर मैनेजर भी बन सकते हो या फिर उसके हायर डिजिग्नेशन पे भी जा सकते हो। अगर लेट से आपने 15,000 से स्टार्ट किया जॉब, तो आपको 50,000 तक जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन 50,000 से आगे जाने में आपको स्किल और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वैसे है कॉर्पोरेट में, लेकिन क्या है कि आपको भी कॉर्पोरेट के कल्चर के हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ कल्चर की। लर्निंग कार्ड में कल्चर अगर देखने जाओ तो बहुत प्रॉपर है। प्रॉपर इन द सेंस, सारा फेस्टिवल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हर किसी की बर्थडे पार्टी होती है, एवरी 3 मंथ हम लोग कहीं ना कहीं पिकनिक पे जाते हैं। फिर फेस्टिवल लीव्स होती है, दिवाली लीव्स होती है, एंड बर्थडे लीव्स भी देते हैं। टोटल कुछ 27 अराउंड जो गवर्नमेंट की है लीव, वो सब भी मिलता है। तो पॉइंट इज कि आप कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपनी स्किल सेट कैसे इंप्रूव कर रहे हो, ऑल अबाउट इट्स कॉर्पोरेट। एक और क्वेश्चन भी है कि वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करनी है। अगर आपको ग्रो भी करना है, कुछ क्वेश्चंस भी है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि काफी लोग को मैंने देखा कि वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी वहीं पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको अलाउ किया 8 घंटे या 9 घंटे वर्क आवर्स। आप 9 घंटे में काम खत्म करो ना, क्यों 12 घंटे एक्सटेंड करो? इससे दो इफेक्ट आती है। एक तो वो दिखता है कि आप 8 घंटे के लिए एलिजिबल नहीं हो वर्क करने में, आपकी एफिशिएंसी नहीं है, तो ही आपको एक्सटेंड करना पड़ता है वर्किंग आवर्स। तो आप ऐसा है कि आप 8 घंटे में आप अपना प्लानिंग करोगे आपको वर्क कैसे करना है। और अगर ग्रो करना है तो कुछ मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। लेट्स सी कि आपको 8-9 घंटे में काम करना है, आपका लॉग इन टाइम क्या है, आपका लॉग आउट टाइम क्या है, लंच ब्रेक का कितना टाइम है। फिर एक और फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करेगा, आप किसके साथ घूमते हो पूरे दिन, वो आपको क्या सिखा रहा है।
तो आप कॉर्पोरेट में, मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर पहले कि दो साइडेड, दो फेसेस लोग होते हैं। वो आपकी बात आपसे निकलवाते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वही आपको मार्केट में डाल देते हैं। अगर आपने नहीं बोला तो भी आपका रूमर्स फैल जाते हैं। तो आप कॉर्पोरेट में भरोसा करना सीख जाओ कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द मेन फैक्टर्स। सेकंड थिंग, सैलरी एंड प्रमोशन। आपका सैलरी, लैंडिंग कार्ड आपको मिनिमम सैलरी 15,000 ऑफर कर रहा है, और मैक्सिमम तो आपके स्किल के पे माना है। 15,000 पे जिस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किए थे, वो एम्प्लॉय आज के दिन में 60,000 कमा रहा है आफ्टर 3 ईयर्स। 60,000 माने बहुत बड़ी अमाउंट होती है इन 3 ईयर्स। तो जो लोग 5 साल 10 साल होंगे, तो आप उसका एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या फिर आप बिलीव कर सकते हैं कि उनका कितना हो सकता है पैकेज। तो जो हार्डवर्क कर रहा है उसको मिल रहा है, वो सिंपल है। एंड प्रमोशन भी, जैसे मैंने बताया कि आपके हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क पे डिपेंडेंस है। तो प्रमोशन का एक साइकिल होता है कि एवरी ईयर, अगर आपने दिसंबर पहले ज्वाइन किया कंपनी, तो आपको जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एक प्रमोशनल साइकिल के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। लेट्स से कि 1-to-1 राउंड्स होते हैं एम्प्लॉयज के साथ, उन्होंने पूरे साल क्या किया उसका रिकॉर्ड बनता है। फिर एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन होती है कि आपने पूरे साल ये किया, आपको ये फीडबैक दिया था, आपका इम्प्रूवमेंट्स है, ये नहीं है। एवरी मंथ भी ऐसे फीडबैक राउंड्स होते हैं एम्प्लॉयज के साथ। तो अगर कहीं पे भी एम्प्लॉयज का फॉल्ट है, या फिर ग्रो नहीं कर रहे स्किल, तो ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर कैसे ग्रो करना है। तो जो बंदे सीखते हैं वो आगे चलते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं एंड माने बिलो एवरेज लाइन है, तो उनको कहीं ना कहीं फिर वार्निंग मिल जाती है कि भाई आप नेक्स्ट कंपनी ढूंढने के लिए तैयार हो, या फिर आप ग्रो करो। ठीक है, तो ये हर कॉर्पोरेट में होगा कि, क्योंकि कंपनी चलती कैसे है, आप काम करोगे तो चलेगी। आप फ्री बैठोगे या काम नहीं करोगे या सपोर्ट नहीं करोगे अपने मैनेजर्स को, या फिर माना सही डिसीजन में जो कंपनी ने आपको टास्क दिया वो आप परफॉर्म नहीं करोगे, तो फिर कंपनी भी आपको माने बैठने का मौका नहीं देगी। एवरी कंपनी विल गिव इट 2 राउंड कि आपको माने अपनी स्किल इंप्रूव करनी है। अगर आप बिलो एवरेज है तो आपको 2 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं, आपको फिर भी सिखाते हैं कि एक बार आप फिर भी आप आगे आ जाओ। आपके पास काफी समय है, 2 मंथ माने भी 60 दिन हो गए आपके लिए। 60 दिन में आपके ग्रोथ जो करेंगे ना, उसके बेस पे भी डिसीजन हो जाता है कि आपका ग्रास्पिंग कैसे है। आई थिंक मैंने काफी कुछ कवर कर लिया कि जो लैंडिंग कार्ड क्या कर रही है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू आपकी लाइफ जर्नी। मेन एक ही चीज है, आप कॉन्फिडेंस रखो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इन लैंडिंग कार्ड एज वेल, एंड इन अदर फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल। एनी क्वेश्चंस? सर किसको लोन देना है और किसको नहीं लोन देना है वो कैसे डिसाइड होता है? ये पूरी प्रोसेस होती है। जैसे ही कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स से कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लोन देना है, प्राइवेट लिमिटेड को देना है, पब्लिक लिमिटेड को देना है, एंड ओपीसी कंपनी माना 1% कंपनी को लोन देना। तो हम लोगों ने इन लैंडिंग कार्ड देयर वेर सम चेक पॉइंट्स या पैरामीटर्स, हम बोल सकते हैं कि वो सारे चेक पॉइंट्स अगर फॉलो हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करता है। फिर एक पैरामीटर्स आता है आपका क्रेडिट रिपोर्ट्स, कि आपने अभी तक जो लोन ली उसका स्कोर क्या चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या जा रहा है। उस परफॉर्मेंस के बेस पे आपकी लोन एलिजिबिलिटी तय होती है। लोन एलिजिबिलिटी के आगे आपका डिटेल इवोल्यूशन होता है कि एक्चुअली जो आपने लोन ली वो सही रिपोर्ट हुई है कि नहीं, और भी लोन ली है कि नहीं, आपका रीपेमेंट और कितने अकाउंट्स दिए आपने उसके बेस पे भी होता है। तो एल्गोरिथम के बेस पे आपकी टीएनसी डिफाइन होती है। तो लैंडिंग कार्ड अराउंड 5,500 वेरिएबल्स पे काम कर रहा है। आपके एक एक चेक पॉइंट्स माने आपका सोशल लाइफ कैसी है, आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसे है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है, लोन रीपेमेंट कैसा है। फिर आप जो डिस्कशन कर रहे हैं पर्सनल डिस्कशन, उसके अंदर से मिलता है कि लेट से आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उसके बेस पे थोड़ी लोन इंप्रूवमेंट होता है। तो ऐसा करके 5,500 टोटल वेरिएबल्स है, जिसके बेस पे आपकी लोन एलिजिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है।
Thank you, sir. हेलो सर, अगर कोई कंपनी लोन देती थी आप अपनी कंपनी को और बीच में से लोन रिपेमेंट नहीं कर पाती तो आपकी कंपनी क्या एक्शन लेती है? हाँ, गुड क्वेश्चन। हर एक कंपनी में कलेक्शन टीम होती है, ठीक है। तो कलेक्शन टीम में क्या होता है कि कस्टमर को पहले प्रेम से समझाते हैं 1 to 7 डेज के अंदर कि सर आपका ईएमआई आया नहीं है, आप पे कर दो। 7 to 30 डेज के बाद हमारी कंपनी की एक पेरेंट माना सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम लोग उनको केस पास ऑन करते हैं कि आप एक कस्टमर से 1 to 1 करके आप पेमेंट ले आओ, ईएमआई ले आओ, ऐसे करके फिर वो इंस्टीट्यूशन जो भी हमने अपॉइंट की है वो लोग जाते हैं उनके घर पे, पेमेंट ले आते हैं। काफी कस्टमर से पेमेंट आ भी जाती है। अगर 30 to 60 डेज में जाते हैं फिर थोड़ा हार्ड कॉल आ जाता है। पहले शांति से होता है, फिर अपने स्टेप पे जाते हैं कि कैसे करना है। तो 30 डेज के बाद एक फाइलिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एफआरआई। अगर आपका 30 डेज प्लस केस जाता है, आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रहे ईएमआई का, तो आपके एफआईआर फट जाएगी कि आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। डिलीक्वेंसी में क्लाइंट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको हम एनपीए बोलते हैं। तो अगर एनपीए बढ़ रहा है तो आरबीआई एंड एनबीसी आरबीआई की जो गाइडलाइन है अगर उसमें हम लोग फॉलो नहीं कर पाते एज ए कंपनी, तो जितना एनपीए आपका हायर उतना रिस्क हायर है कंपनी पे। तो हर एक कंपनी अपना एनपीए मेंटेन करने के लिए कलेक्शन टीम रखती है, और कलेक्शन टीम एक सपोर्ट टीम भी रखती है कि अगर कलेक्शन टीम तो फोन से काम करेगी, लेकिन जो उसकी सपोर्ट टीम होगी वो घर जाके उनका माना पेमेंट कैसे निकलवाना उसकी प्रोसेस करेगी। एंड थर्ड थिंग, अगर वो कलेक्शन एजेंसी भी फेल होती तो फिर तो डायरेक्ट कोर्ट वाला रास्ता ही है। थैंक यू सर। Students, if you have any query, any doubts related to the company, related to the profile, you can ask, or you may even put your question into the chat box. सर एक डाउट है कि मतलब अभी ये कोविड-19 के कारण बहुत सारे ये सब मतलब लोन लेना थोड़ा इश्यूज बहुत है। तो आपने एमएसएमई कोई रिलेटेड आपने किसी को दिया हुआ मतलब ये कोविड-19 में, या कुछ प्रोसीजर चेंज हुआ है? इसमें जो रिसेंट गवर्नमेंट गाइडलाइन आई थी इन द मंथ ऑफ आई थिंक जून जुलाई, कि कस्टमर को मोरेट अप्लाई करना है। इसमें दो तरीके के कस्टमर मिलते हैं, हमें फ्रेश कस्टमर भी मिलते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे पास से लोन लिया ही नहीं है, और दूसरे कस्टमर आते हैं कि जिन्होंने लोन लिया है। जो मोरेट वाली फैसिलिटी है वो हम लोग जो भी कस्टमर ने हमारे साथ लोन लिया है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि उसका रीपेमेंट प्रीवियसली कैसा था या नहीं था। सेकंड थिंग होता है कि फ्रेश कस्टमर का प्रोफाइल ही पूरा ये ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे डिस्टर्ब होता है। लेट्स से कि उन्होंने धंधा ही नहीं किया होता लास्ट 3 मंथ, क्योंकि बिजनेस ही नहीं था मार्केट में ड्यू टू लॉकडाउन। तो वो पूरा फेज इतना डिफिकल्ट है कि शायद उनको लोन मिलना डिफिकल्ट था, माने बैंक से हो या फिर एनबीएफसी से हो। तो उस 3 मंथ या 4 मंथ के पीरियड में हमने कोई भी फ्रेश कस्टमर को लोन नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस भी काफी हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन को भी हमें फॉलो करना पड़ता है ना, आरबीआई नॉर्म्स को भी। थैंक यू सर। हेलो Yes. सर, लैंडिंग कार्ड में कितने डिपार्टमेंट है जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? लैंडिंग कार्ड के अंदर अराउंड मैं अगर बोलने जाऊँ तो 14 टीम है। टोटल 14 में आ गई आपकी एचआर टीम से लेके एलएसपी, फिनोक्स टीम मानो, फिर क्रेडिट टीम, डेटा साइंस, अकाउंट, फिर
टेक टीम आ गई। लैंडिंग कार्ड की एक सब्सिडरी फर्म भी है, लैंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरे टेक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एंड डेटा साइंस तो मैंने बोल दिया, एचआर भी आ गया। जिनल और कौन सी टीम है जो शायद मैंने मिस की अभी? What is your goal? Finance में जाना है, then you need to prepare as well, right? सॉरी मैम, बट आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। Hello. Yeah, Yeah, okay. So it's like कि I mean departments तो सारी में बहुत सारे होंगे. Hardik, sorry to interrupt, Jinal. Hardik, can you mute your mic? Okay. Yeah. Jinal, go ahead. Okay. So it depends on whether I mean in which company you are going. You wanted to ऐसा नहीं crisis में चल रहा है, pandemic है तो won't getting jobs. It is not like that. आपके सब वापस on the pace पे आ रहे हैं. Want the to move up, everyone want the company to move up. Then you will get many opportunities. आपको कौन डिपार्टमेंट में जाना है क्योंकि कंपनी वाइड क्राइटेरिया होते हैं. डिपेंड कि आपको कहाँ जाना है और आप किसमें इंटरेस्टेड हो. Altogether we have 40 different departments, पर उसमें से डिपार्टमेंट में आप डिपेंड्स ऑन आपको होना से नहीं जाना. आई थिंक जिनल के वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरा है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ उन्होंने जो बताया. टोटल 14 टीम्स है लैंडिंग कार्ड के अंदर. आप पहले वो तय करो कि आपको कौन सी टीम में जाना है. आप कंपनी की प्रोफाइल पढ़ लो कि कौन कौन सी टीम क्या क्या माने फंक्शनल टास्क कर रही है. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जिनल ने बताया. क्रेडिट के लिए टोटल जो 14 टीम्स है उसके अंदर अकाउंट्स भी आ गया. अकाउंट ऑपरेशन की एक टीम है जो कलेक्शन रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रही है, एक वो भी आ गया. क्रेडिट टीम आ गई. फिर फिनोस टीम आ गई जो फाइनेंशियल ऑपरेशनल आपके डेटा पॉइंट्स पे वर्क कर रही है. एंड फर्स्ट थिंग की आपकी एलएसपी टीम जो टेलीकॉलिंग टीम है, जो कस्टमर से बात करके उनकी फाइनेंशियल समझ रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स पे क्या चीज़ें होती है. तो ये चीज़ ने अभी जिनल ने एक्सप्लेन की थी, लेकिन शायद वॉइस ब्रेक हो रहा था तो प्रॉपर आपको आंसर नहीं मिल रहा था. ओके सर, थैंक यू सर. क्या बोलते? Hardik, we are having one question from Hitendra Singh Rana. Okay. What was your job profile at the time you placed in company and what is now? ओके. अच्छा, टोटल मैंने जब ज्वाइन किया ना 2015 में, तब टोटल 17 एम्प्लॉय थे अहमदाबाद लोकेशन पे. एंड पूरी पैन इंडिया में बात करूँ तो 54 एम्प्लॉयज. ठीक है, तो 17 एम्प्लॉयज के अंदर सारी प्रोफाइल आ गए. अहमदाबाद में अगर बात करो तो कलेक्शन भी आ गया, अकाउंट्स भी आ गया, आपका क्रेडिट भी आ गया, एंड एलएसपी भी आ गया. एंड मैं पहला पर्सन था कि जो ऑपरेशन टीम शायद अगर मैं बोलूँ तो मेरे से स्टार्ट हुई थी. तो जब मेरे को ये प्रोफाइल दी थी प्रोसेस एसोसिएट थी. ठीक है, तो 15-17 दिन तक तो कंपनी भी माने डिसीजन ले रही थी कि हार्दिक से काम क्या करवाना है. जब मैंने एंट्री ली तब मुझे पता चला कि ऑपरेशन जैसी कोई टीम नहीं है, लेकिन मुझे स्टार्ट करनी है. तो पूरा जीरो से स्टार्ट करना था. तो पूरी जर्नी मैंने समझी 3 दिन के अंदर कि मुझे क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो मैंने डिसाइड किया. मुझे कैसे ग्रो अप करना है वो भी मैंने डिफाइन किया. और मुझे हर एक डिपार्टमेंट के बीच कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाना है. क्योंकि सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम होता है ना कोई भी कंपनीज में, वो होता है कि मैंने तो इस टीम को डाल दिया, अब उस टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी क्या जिम्मेदारी. नहीं, कस्टमर आता है वो कंपनी के लिए एक कॉमन कस्टमर होता है. वो चाहे एक डिपार्टमेंट परफॉर्म करे या फिर मैं सिंगल पर्सन उसको परफॉर्म करूँ.
तो हम लोगों का सबका एक कॉमन थॉट नहीं बन रहा था उस टाइम पे कि एलएसपी ने बोल दिया, लेट से टेलीकॉलिंग टीम ने, कि मैंने तो क्रेडिट को पास ऑन कर दिया, क्रेडिट आंसर नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं। ठीक है, कस्टमर उनको माना फोन करके पूछते कि मेरी लोन एप्लीकेशन कहाँ गई। अब क्रेडिट वाले कस्टमर से बात करे तो वो बोल रहे थे कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो माने वो कहीं ना कहीं डालते थे लेकिन डेटा किसी को मिलता नहीं था, या फिर वो डालते थे या फिर कोई माने देखने का वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर अंडरस्टैंडिंग गैप आ रहा था। तो सारे प्रॉब्लम एक जगह पे इकट्ठा किए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे स्टेबल करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने ज्वाइन किया तब अराउंड 650 लोन थी, कंपनी ने डिस्बर्स की थी मेरे ज्वाइनिंग के पहले। उसके पेपर्स भी हमें पता नहीं थे कि कहाँ पे क्या पड़ा है, किस किस कस्टमर का क्या पेपर पेंडिंग है, क्योंकि आप लोन डिस्बर्स करते हो तो टोटल 8 और 9 डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अगर 9 डॉक्यूमेंट्स में कुछ एग्जाम्पशन केस में हम लोगों ने बोल दिया कि इसको अभी डिस्बर्स करो, कस्टमर विद इन 10 डेज और 15 डेज हमें सबमिट करेगा। लेकिन मेरे टाइम पे मैंने जो देखा, मैंने स्टार्टिंग में ये कुछ कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे हमारे पास, माने जो फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बोलते हैं आफ्टर डिस्बर्सल में। तो वो सारे कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स मांगना, तो वो सारी प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हुई। कि आप बोलो ना कि इस कस्टमर की फाइलिंग चाहिए, वो भी नहीं थी, तो वो सारा प्रोसेस बिल्ड करना था। इन द सेंस कि बैक एंड ऑपरेशन आपके पास स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो ऑडिट में आपकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि एवरी क्वार्टर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ना, वहाँ पे आपका ऑडिट स्टार्ट हो जाता है। तो ऑडिटर्स तो फिर आपको पता है ना कि आपको बोलेंगे 5 मिनट में फाइल दो। अगर आपके पास वो चीज़ स्ट्रांग नहीं होगी, आपका डेटाबेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपको वो चीज़ें मिलेगी नहीं। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा कि आपने कौन से बेस पे इनको लोन दी। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके कैसे प्रोसेस सेट करना है ना, वो सारी चीज़ें मेरे पे आ गई थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो इन अ 1 ईयर मैंने ज्वाइन किया था, प्रोसेस एसोसिएट था, लेकिन लॉट्स ऑफ हार्डवर्क के बाद मैं 1.5 साल के अंदर ही डायरेक्ट मैनेजर रोल पे प्रमोट हुआ था। एंड उस टाइम पे मेरे को अराउंड 6 मेंबर्स की टीम मिल गई थी, एंड वहाँ से ऑपरेशन टीम स्टार्ट हुई थी। अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे मेरे पास वेरियस फंक्शन थे, माने कस्टमर के ब्यूरो चेक करना, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, फिर फाइलिंग की प्रोसेस थी कि कस्टमर की फाइलिंग कहाँ पे रखी है, क्या क्या चीज़ें करवानी है, कस्टमर ने अगर कुरियर भेजे तो कुरियर का ट्रैकिंग क्या हो रहा है, अगर हमारा सेल्स टीम है तो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट शेयर किए कि नहीं किए, तो उसकी प्रोसेस मैनेज करनी। तो अगर मैं बोलूँ तो मल्टीपल टास्क है। ये जो 6 लोगों की टीम से हमें स्टार्टिंग में करवाने के लिए थोड़ा टफ बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग हुई वैसे वैसे काम हमारा इजी होता गया। तो हम लोग 6 लोग भी थे, वो ऐसे लग रहा था कि हमारे पास अभी काम नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे अपनी जर्नी में। तो प्रोसेस से मैं बन गया मैनेजर, टीम भी उस तरह से ग्रो करने लगी, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गए, मैंने माना सीनियर मैनेजर से आगे के रोल में एडी हुए। एडी के बाद अभी मेरे पास टोटल 6 टीम है, जिसके अंदर मैं आज के दिन में प्रोसेस बेस लाइनिंग का टास्क कर रहा हूँ। मैं सेकंड थिंग है कि मैं स्पेसिफिकली 3 टीम मैनेज कर रहा हूँ 100% डेडिकेशन के साथ। इसके अंदर बैक एंड ऑपरेशन आ गया, फर्स्ट टाइम कलेक्शन का पार्ट आ गया, माने पोस्ट डिस्बर्सल इसको आप बोल सकते हो, एंड प्री डिस्बर्सल। ऐसे आप उसको 2 तरीकों में आप डिवाइड कर सकते हो। एंड मेन थिंग इज की टेक डेवलपमेंट। अभी क्या होता है कि हर एक टीम के पास टेक टास्क होते हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए, क्योंकि डेवलपर्स वो कोडिंग के हिसाब में, मानो कोडिंग की भाषा में समझते हैं उनको क्या करना है, लॉजिकल चीजें देनी पड़ती ताकि उनको लॉजिक बिल्ड करने में आसानी रहे। एंड सेकंड थिंग, आपको क्या रिक्वायरमेंट देनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज आप 10 बार करोगे इस बेटर की एक ही चीज आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट दो और एक ही बार खत्म करो, एंड रिग्रेसिव टेस्टिंग आ जाता है। तो ये पूरा टेक डेवलपमेंट का पार्ट मेरे पास है अभी ऑप्स वर्टिकल में। Okay, thank you, Hardik. One more question is there from Jasmeeta Jadeja. What type of interview questions asked in lending card? Is it related to personality or industry or our academic projects and learning? What interviewers look for in interviewees? ओके, कि जैसे मैंने अपनी स्पीच में बताया कि हम लोग पहले रिज्यूमे से स्टार्ट करते हैं, कि आपने रिज्यूमे में क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। किसी ने लिखा कि मैंने एसआईपी में प्रोजेक्ट किया था, लेकिन जब हम पूछ रहे तो पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ
माना किया ही नहीं है वर्क, और उनको पता ही नहीं कि एसआईपी का प्रोजेक्ट क्या था और उन्होंने क्या रोल परफॉर्म किया था। सेम थिंग है कि जीसीएसआर। अब जीसीएसआर माने बिगेस्ट प्रोजेक्ट है हमारे लिए माना जीटीयू में। तो वहाँ पे मानो 5-6 लोग की टीम होती है, तो काफी स्मार्ट लोग भी होते हैं कि उन्होंने नाम डलवा दिया लेकिन पता ही नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट किसके बेस पे था, उन्होंने क्या काम किया और इंडस्ट्री माने कैसे आपको प्रेजेंट करनी थी। तो जो होता है मेन होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपने जो लिखा है प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना है। फिर क्वेश्चन आपने पूछे कि कौन कौन तरह से के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला जो मैंने बताया कि रिज्यूमे के बेस पे क्वेश्चनिंग होता है कि आपकी स्किल सेट क्या है। सेकंड क्वेश्चनिंग होता है कि आप जो प्रोफाइल के लिए आया हो, तो वो पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल में क्या वर्क करना है, क्योंकि जब भी जेडी आपके पास आता है तो उसके अंदर मेंशन होता है कि आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये आपकी डिजायर्ड माने रिक्वायरमेंट है, आपको स्किल सेट होना चाहिए, वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड थर्ड थिंग कि आपकी एक्सेल, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में जाओगे ना तो आपका कंप्यूटर कमांड चेक करता है। कंप्यूटर कमांड चेक करने के लिए एक ही चीज रहती है कि एक्सेल। अब एक्सेल में कितने पावरफुल हो उसके बेस पे आपकी कंप्यूटर टेस्ट होती है। कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप लीगल का काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट के टूल से लेट से वर्ड या ईमेलिंग, कहीं पे ईमेल एटिक्वेट्स की आपकी जॉब होती है या फिर आपको मिल सकती है, तो वहाँ पे आपकी ईमेल राइटिंग या टाइपिंग स्पीड पे डिपेंडेंसी रहती है। तो वो ऑन द इंटरव्यू में होता है कि आपको एक सिस्टम दी जाती है, आप आमने सामने बैठ के आपको क्वेश्चन बोलते हैं इंटरव्यूअर्स, एंड आपको वो टाइप करके या फिर आपकी उसी तरह आपकी कंप्यूटर स्पीड चेक करते हैं कि आपका ग्रास्पिंग पावर कैसा है, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे जा रहा है। ये प्रैक्टिकल चीजें भी वहाँ पे आपके इंटरव्यू के अंदर देखी जाती है। इस रिलेटेड टू पर्सनालिटी और इंडस्ट्री, तो पर्सनालिटी भी काफी जगह पे माने अफेक्ट करती है। अगर आप काम कर सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का जो एग्जांपल दिया था, आप काम कर रहे हो लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ये काफी जगह पे अफेक्ट करती है कि ये आपका बेनिफिट कोई और ले सकता है इंडस्ट्री में। तो पर्सनालिटी मैटर करेगा कि आपका वर्क के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हो, आपका कैन डू एटीट्यूड है, या फिर आप 100% नेगेटिव ही घूमते हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, इतना ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, आप अपना खुद का प्लानिंग नहीं कर सकते हो। वो सारी प्रॉब्लम आपका माने ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। तो आपके इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे ही होता है, आपको लाइव चीजें दी जाएगी कि आप लेट से हमें पेन सेल करके दो, या फिर आप कुछ फॉर्मूलाज आपको बताएंगे, आप एक फॉर्मूलाज का आंसर दो हमें, फिर आपको पेन और पेपर दिए जाएंगे कि आप मुझे आपके फाइनेंस रिलेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल आप प्रिपेयर करके दो। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें भी आएगी। तो कॉर्पोरेट क्या है, आपने अभी तक जो सीखा ना वो सारा थियरी है, अब वो थियरी को आपको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है वो कॉर्पोरेट है। तो उसी के अंदर उसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज के अंदर। आई थिंक मैंने कवर कर लिया। Yeah, thank you, Hardik. I think Jinal has also answered well in the chat box only. One more question is there from Kajal Chaudhary. What are the skills needed to become credit analyst? Jinal, can you take this up? Yeah. Yeah, basically, am I audible right now? Yes, Jinal. Yeah. So basically, for being a credit analyst, I mean, you need to be thorough with finance. I mean, all the ratios, all the balance sheet. I mean, the whole balance sheet you need to be there. The financials part, like Switi ma'am जो हमें पढ़ाती है CAPM या financials analyst का, right? So we need to be thorough with all the concepts. ऐसा नहीं है कि हम लोग ने MBA में पढ़ने के लिए या पास होने के लिए we had done it. हमने रट्टा मार लिया ratios का and we do not know the implementation of the same. हमें इम्प्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रेशियोज है, क्योंकि क्रेडिट एनालिस्ट का जो भी इंटरव्यू होता है दैट इज बेस्ड बेसिकली ऑन फाइनेंस पार्ट ओनली, क्योंकि एज वी ऑल नो कि लेंडिंग कार्ड इज एन एनबीएफसी, राइट? एंड एनबीएफसी में कोर पार्ट इज क्रेडिट। क्रेडिट डिसाइड करेगा कौन से बंदे को लोन देना है, कौन से बंदे को नहीं देना है। इट्स ऑल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट अगर कोई भी गलती करेगा लोन सैंक्शन होने में, देन ऑल टुगेदर दैट कैन बी अ डिले केस और एनपीए केस, to which a company would not afford it, right? So credit analyst के लिए we need to have a core finance knowledge, और वो भी थरो होना चाहिए, तब जाके मतलब you can be a good credit analyst। आपको financial statements read करना आना चाहिए कि भाई इसके
बैलेंस शीट में इतने शेयर होल्डर्स है या इतनी कैपिटल है और इतने इश्यूज है या लॉस मेकिंग है, तो व्हाई इट इज लॉस मेकिंग। वॉटेवर बैलेंस शीट को, कैश फ्लोज को थरो रीड करना आना चाहिए, तब जाके यू कैन बी अ गुड क्रेडिट एनालिस्ट। Thank you, Jinan. Is there any other question? Yeah, ma'am. Smith here. Yes, Smith. Yeah, this question is for you both. As you said that you have joined lending card since years ago. So, what's the growth aspect if we talk about the lending card particular company, not in terms of salary measures or designation measures, in terms of self-learning and self-exposure? What did you learn in lending card specifically? Hi, Smith. Thank you for this question. Basically, when we joined Lending Card, it was a startup. It has just started the company. Like the CEO and CFO already came to to LJ to have a recruitment. ऐसा कोई कंपनी में नहीं होता कि उनके CFO या CEO को जो होते हैं वो आएंगे कोई भी कंपनी के अंदर और वो जाके रिक्रूटमेंट करेंगे, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप। सेकेंडली, स्टार्टअप है, हमारा ग्रोथ हुआ है। स्टार्टअप में आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि कंपनी खुद ग्रो करेगी, उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटीज देगी ग्रो करने के लिए। कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो विच हैज ऑलरेडी बीन ग्रोथ, तो वहाँ पे एक मोनोटोनियस जॉब हो जाएगी, आपको 9 to 6 जॉब करके चले जाना है। माइट भी आपको उतना इंटरेक्टिव नहीं मिलेगा वो काम आपको करने के लिए, प्लस आपके जो भी इनपुट्स है वो वैल्यू उतने नहीं होंगे जो एक स्टार्टअप कंपनी में होते हैं। जैसे हार्दिक ने भी कवर किया कि उसने ऑल टुगेदर एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एक नई मतलब पोजीशन ओपन की थी उसके लिए, जो शायद कोई भी कंपनी अगर जो ग्रोथ स्टेज पे है वो कर नहीं पाएगी। सो इट्स लाइक कि जो भी कंपनी ग्रो करेगी हमें भी ग्रोथ मिलेगा। आप छोड़ दो वेरिएबल्स को, छोड़ दो सैलरी को, छोड़ दो या डेजिग्नेशन को छोड़ दो, वो तो कंपनी आपके वो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क पे देगी आपको। बट बेस्ट पार्ट इज कि आपको जो आपकी वैल्यू करेगा ना वो एक स्टार्टअप कंपनी करेगा या तो वो ग्रोथ कंपनी करेगा, जो शायद जो ऑलरेडी ग्रोथ कंपनी है वो नहीं कर पाएगा। ऑल्सो हार्दिक कैन ऐड। आप फिर से रिपीट करोगे इसमें क्वेश्चन आपको? Yeah, sir. If we talk about lending card specifically company, what did you learn? What is your growth aspect in terms of self-exposure, self-learning, not in terms of designation or salary measures or etc. देखो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मैं कंपनी में घुसा तब जीरो था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑपरेशन क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। मैंने कंप्यूटर तो उतना नॉलेज नहीं था जितने आज मुझे टेक का पता है, ठीक है। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि टेक क्या होता है, कोडिंग क्या होती है। पता था कि कुछ ये लोग कोडर कुछ कर रहे हैं, उसको कोडिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आपको इस एरिया में आगे बढ़ना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस अकॉर्डिंगली कंपनी के पास तो वेरियस पोजीशन होती है, वेरियस थिंग्स होती है वर्क करने के लिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है ना उस अकॉर्डिंगली आपको टास्क मिलता है। अगर आप बोलो कंपनी में एक बार एंट्री ले लेते हो कंपनी में और आपको पता चल रहा है कि यार मुझे लोन डिपार्टमेंट से अच्छा है कि मैं टेक में चला जाऊँ, लेट्स से आपको कोडिंग आती है, तो आप कंपनी में अगर प्रीफर करो कि मेरा इतना कोडिंग स्ट्रांग है, आपको लर्न भी करना है, तो कंपनी लर्निंग के लिए हम लोगों को है ना बीच में कंपनी ने लर्निंग को, आप कोई भी कोर्स कर लो ऑनलाइन, कंपनीज विल पे ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो लेट से 10,000 का कोर्स हो, 15,000 का कोर्स हो, लेकिन कोर्स करने के बाद आपको 1 साल या 2 साल रुकना पड़ेगा, आपने जो सीखा है उसको आपको देना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी आपको बहुत तरीके से सपोर्ट कर रही है कि आप सीखो, अपने लिए सीखो, लेकिन कंपनी को कुछ देना पड़ेगा आपने जो सीखा उसके अंदर से। तो कंपनी माने एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, आपको भी पता है। आप सीख के निकल जाओगे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा 10,000 का, ठीक है। तो आपकी जो मल्टीटास्किंग स्किल जो कंपनी डेवलप करने के लिए आपको हेल्प कर रही है, उसका एडवांटेज वो कहीं ना कहीं मांगती ही है। जैसे मैं कंपनी में आया था तो मैं भी एमबीए करके आपकी तरह निकला था, मुझे कुछ नहीं पता था ऑपरेशन क्या है, तो कंपनी ने मुझे सिखाया कि एक्सेल ऐसे करना है, ये फॉर्मूलास आपको देखनी है। फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने खुद लर्न किया कि मुझे मेरे जो वर्क अकॉर्डिंगली मुझे क्या सीखना है, या फिर मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के रिपोर्ट कैसे बनाने हैं, या फिर मैनेजमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी कंपनी सिखाती है,
लर्निंग क्राइटेरियाज भी देती है, एंड आपको आपके पर्सनल ग्रोथ, आपको पता है कि मेरे को फ्यूचर में अगर मानो कि लैंडिंग कार्ड ज्वाइन किया अभी आपने, आपको पता है कि मुझे 5 साल के बाद कोई ऐसी एमएनसी में जाना है कि मैंने जो लैंडिंग कार्ड से सीखा है मुझे उस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उस कंपनी के अंदर लेट से आपके पास स्किल सेट मांग रहे हैं कि कुछ कोडिंग स्किल सेट होनी चाहिए, आपकी कुछ एक्सेल की स्किल सेट होनी चाहिए, ऑपरेशनली स्ट्रांग होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कंपनी में सीखनी पड़ेगी पहले आपको, और वो सारा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप ग्रैब ही नहीं करोगे अपॉर्चुनिटी, आप लर्न ही नहीं करोगे, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक मैंने कवर कर लिया। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yeah. Very much understandable. Yeah. Thank you, both of you. Thank you. Okay, Hardik, one more question is there. What is the impact of COVID-19 on providing loans or collection of EMI? From Jitesh Sharma. A good question. इस पे हुआ क्या है कि कोविड-19 के बाद हम लोगों के क्राइटेरिया भी चेंज हो गए। हम लोग पूरा एनालाइज कर रहे हैं कि एल्गोरिथम के बेस पे। डेटा साइंस का एक मॉडल होता है हमारा, जिसके अंदर अराउंड 200 प्लस मॉडल्स हैं, एंड अगर वेरिएबल की बात करें तो 5500 प्लस वेरिएबल्स हैं। तो हम लोगों को पूरा नया मॉडल बिल्ड करना पड़ा। मॉडल इन द सेंस कि आपके 3 मंथ में बिजनेस नहीं है, तो हमारा जो क्राइटेरिया कि मिनिमम 6 मंथ में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की इतनी अमाउंट होनी चाहिए, इतना कुछ क्रेडिट का अकाउंट होना चाहिए, या चेक रिटर्न के बेस पे डिसीजन होता है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ के बेस पे सेलिंग का डिसीजन आता है, उसके बेस पे लोन अमाउंट डिफाइन होती है। अब कोविड के लिए आपका माना कोविड सिनेरियो के अंदर आपका बिजनेस ही नहीं था, तो आपकी जैसे लोन एप्लीकेशन आती तुरंत रिजेक्ट हो जाती, तो हम लोगों को पूरा मॉडल पहले तो बिल्ड करना पड़ा, इसलिए हमने कोई भी फ्रेश लोन सैंक्शन ही नहीं किए। एंड सेकंड थिंग कि पूरा रिस्की बिजनेस और रिस्की सेगमेंट आपके लिए ओपन हो गया। आपको लोन दोगे तो आपको पता ही नहीं कि इस कस्टमर से लोन का अमाउंट रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोविड सिनेरियो ऐसा है कि काफ़ी बिजनेस शट डाउन भी हो गए हैं, काफ़ी ऐसे कस्टमर भी हमें मिले कि जो लोन लेके चले भी गए, शायद रिटर्न हमें मिलेंगे कि नहीं हमें नहीं पता है। तो इसके बेस पे अगर मानो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया होता कि सारे कस्टमर को लोन दिए होते जो एलिजिबल हमारे करंट मॉडल से थे, तो शायद हमारा एनपीए एक लेवल से कुछ ज़्यादा तरीके से बढ़ सकता था। सेकंड थिंग कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी हमें फॉलो करना था, तो नॉट फॉर लैंडिंग कार्ड ओनली बट सारे इंस्टीट्यूशन ने इस सिनेरियो के अंदर लोन देना बंद कर दिया था, टोटली लोन बंद था, चाहे बैंक्स हो, चाहे कोई इंश्योरेंस सेक्टर हो, या फिर चाहे एनबीएफसी हो। इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे मेजर बेनिफिट उस सिनेरियो में ये था कि आपको लाइफ इंश्योरेंस बेच बेच के उन्होंने अच्छी अर्निंग्स कर ली थी, क्योंकि एक वन टाइप ऑफ नया पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था, नई तरह के डिसीज था, तो पब्लिक भी इतनी फियर में थी, तो उनका बिजनेस वहाँ पे ग्रो हुआ। लेकिन पूरा लोन सेक्टर है, जो लोग लोन दे रहे हैं उनके लिए माने एक नया चैलेंज ही आ गया था कि किसको लोन देना किसको नहीं देना। तो हर एक कंपनी ने अपनी अपनी फिर पॉलिसी डिफाइन की, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन आएगी ना उसके बाद ही हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इन दिस पेंडेमिक माने स्टार्टअप। तो हम लोगों ने पूरा ग्रो किया, माने लर्न किया कि आरबीआई गाइडलाइन क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, और हमें किसके हिसाब से अपना मॉडल बिल्ड करना है, क्या क्या वेरिएबल नए ऐड करने हैं, या कौन से रिस्क सेक्टर के अंदर हमें लोन देनी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसी सिनेरियो में लर्न भी की और मॉडल भी ग्रो किया। सेकंड थिंग आपने बताया कलेक्शन ऑफ ईएमआई। हमारे पास काफी काफी कस्टमर की रिक्वेस्ट आई थी, लेट से अभी हमारा कुछ करंट एक्टिव कस्टमर होंगे अराउंड 80,000 अराउंड, एंड उसके अंदर से अगर मैं मानूं तो 20 या 25,000 कस्टमर ने मोराट के लिए अप्लाई किया था। तो अगर मानो कोई भी कस्टमर मोराट के लिए अप्लाई कर रहा है और एलिजिबल है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, हमें उसको मोराटोरियम देना ही पड़ेगा। मोराटोरियम इट मीन्स कि आपको इस सिनेरियो में ईएमआई की रकम पे नहीं करनी है, और आपकी ईएमआई लेट से कि आपको 24 मंथ की लोन दी थी और अभी आपकी 12 मंथ पेंडिंग थे पे करने के लिए, तो मानो अप्रैल से लेट से आपके 12 मंथ पेंडिंग थे। अभी क्या होगा कि मैं 3 मंथ के लिए आपको मोराटोरियम दे रहा हूँ, तो आपका अप्रैल मई एंड जून ये 3 मंथ का ईएमआई नहीं आएगा, और 3 मंथ एक्सटेंड हो जाएंगे आपके लोन पीरियड में, तो आपका लोन तो रहेगा 12 मंथ से, लेकिन पहले अप्रैल से गिनती होती थी, अब होगा आपका जुलाई से गिनती में। तो वो 3 मंथ आपने तो माने ईएमआई पे नहीं किया, कस्टमर के पास ये माने कस्टमर के पास पैसे ही नहीं थे, तो हमारे पास आएगा ही नहीं। तो काफी जेन्युइन कस्टमर भी थे कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था इन दिस पेंडेमिक। लेट्स से आपका ग्रोसरी स्टोर है कस्टमर का, तो उस टाइम पे ग्रोसरी का बहुत डिमांड था। सेकंड एक मेडिकल है, मेडिकल रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर है,
ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स है, एफएमसीजी सेक्टर्स है, तो ये 3-4 सेक्टर्स है जो बहुत ग्रो कर रहे थे। उसके रिलेटेड जितने भी हमारे कस्टमर थे, उन्होंने एडवांस रीपेमेंट किए हमें, या फिर एडवांस ईएमआई पे किए, या फिर काफी कस्टमर ने एडवांस लोन ही पे कर दी, प्री क्लोज कर दी। तो उस सिनेरियो से हम लोगों को हेल्प मिल रही थी। कलेक्शन में हम लोगों को प्रॉब्लम कब आया, जब मोराटोरियम का पीरियड खत्म हुआ तब। ड्यूरिंग कोविड को तो हमें परेशानी एक ही आती थी कि कस्टमर बोल रहा था हमारे पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है, अगर वो एलिजिबल है कि नहीं है, हमें उसे डिफॉल्ट मोरट देना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि हम उसको एनपी में शो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन बोल रहा है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो एनपी में आप माने कंसिडर नहीं कर सकते। Okay, thank you, Hardik. We can take one more question from Jasmita Jadeja. Your favorite thing about working in the company, which can you share with us, and students can learn something from it. So I think this question is to both of you. अच्छा, ये मेरे लिए मुझे लग रहा है कि बहुत सही क्वेश्चन है। पहला बता कि फेवरेट थिंग, तो मैंने अगर मैं बात करूँ तो टोटल 60 अराउंड कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज दिए थे आफ्टर एमबीए। मैं काफी कंपनीज में 1-to-1 इंटरव्यू करने भी गया था। जो माने लैंडिंग कार्ड में प्रोफाइल आई थी और प्लेसमेंट के लिए पूरी प्रोसेस थी वो आउटसाइड थी, माने कंपनी के जगह पे जाना चाहिए, माने जाना पड़ेगा और आपको इंटरव्यूज देना चाहिए। तो मैं ये पहली चीज वही देखता था कि मुझे वर्निंग माने मेरा वर्किंग क्या रहेगा, क्या मेरा स्किल सेट में क्या डेवलप कर पाऊंगा, और मेरा ग्रोथ क्या फ्यूचर। ये 3 चीज पे मैं हर बार वहां पे कोई भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन करा था एट द लास्ट। तो अगर मैं अभी बात करूं मेरे करंट रोल में मुझे या फिर फेवरेट थिंग क्या है, तो मेरा एक ही है कि मुझे लर्निंग करने के लिए मिल रहा है इस कंपनी में। तो मैं मेरा स्किल सेट अच्छी तरह से डेवलप कर पा रहा हूँ। कंपनी ने ओपन हैंड दे दिए कि आपको कंपनी के डिसीजन इन द सेंस की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली आपको जो भी डिसीजन ले रहे हो आप ओपन टू वर्क है। आपके स्टेक होल्डर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, जहाँ पे आपका डिसीजन अफेक्ट हो रहा है उस स्टेक होल्डर से असाइन माने अलाइनमेंट ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट कर दो। कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती है जो कंपनी लेवल पे अफेक्ट कर रही है। लेट्स से कि डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस आ गई कि आप बोल रहे हैं कि 2-3 डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना कस्टमर से, तो वो डायरेक्ट आपकी कंपनी की जो डिसीजन है लोन देने के या आरबीआई के नॉर्म से उस पर अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें आपके मेजर स्टेक होल्डर रहते हैं कि माने रिस्क कंप्लायंस क्या है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको लर्निंग मिलती है। एंड मेरे को अगर मैं बोलूँ तो फेवरेट थिंग हमारे लिए एक ही है कि आपको 100% ग्रो करने का मौका मिलता है इधर। Jinal, if you can add something to that. Yeah, ma'am. Yeah, Hansi has already covered everything. Yeah, मतलब यही था कि basically whatever you are doing, you do it on your best part. जो भी कर रहे हो हम लोग को अच्छे से करना है। सेकेंडली आपका गोल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है मतलब माई गोल वॉज टू बिकम अ क्रेडिट एनालिस्ट ओनली एंड आई वॉन्टेड टू बी अ क्रेडिट मैनेजर ओनली, तो विच आई हैड डन। मैंने ज्वाइन नहीं किया था एज अ क्रेडिट डिपार्टमेंट, बट देन वर्किंग इन टू इट आई मेड इट डू इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओनली, राइट। सो दैट यू नीड टू बी डू। सेकेंडली जैसे हार्दिक मैंने बताया कि हाँ कंपनी ये जो लैंडिंग कार्ड है स्पेशली वो लोग आपका वर्क को मतलब दे गिव इट गुड, लाइक वो करती है कि हाँ भाई नहीं ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग उनको प्रमोशन देंगे, हम लोग उनको जो प्रमोशन तो साइड की बात है बट दे वैल्यू योर वर्क, दे वैल्यू योर डिसीजन। बेसिकली सारी कंपनीज वैल्यू नहीं कर पाती है एम्प्लॉयज की, बट द गुड पार्ट दैट आई कैन टेल अबाउट लैंडिंग कार्ड वैल्यू करती है। भले छोटा सा छोटा हम लोग उनको सजेशन देते हैं, तो टेक इन इनटू इम्प्लीमेंटेशन, शायद आप कहीं गलत भी हो सकते हैं बट स्टिल वो लोग एक बार कवर करते हैं, वैल्यू करते हैं, देन दे प्रोवाइड इट, राइट। तो मतलब आज जैसे हार्दिक भी कोई टेक के प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो उसका भी हम लोग को बोलते हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस दो। तो कंपनी जो भी कर रही है हमसे सजेशंस लेके कर रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है लैंडिंग कार्ड के बारे में कि वो एम्प्लॉयज को वैल्यू कर रही है। एंड वो जो सजेशंस वगैरह जो देती है एम्प्लॉयज उसको भी मतलब करके देन दे प्रोसेस फर्दर। Yeah, thank you, Jinal. There is one more question from Kajal Chaudhary. As you said, sir, that company pays for the course we pursue. Is there criteria after what time we can start learning the courses, Hardik?
यस, क्राइटेरिया तो है। लेट्स से कि आप कंपनी के अंदर 2 साल आपके खत्म हो गए एंड उस टाइम पे कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है कि आपको कोई भी कोर्स लर्न करना है तो आप ओपन टू फॉर्म्स में होता है, एचआर की ओर से रोल आउट होता है। तो आपको कोर्स क्यों करना है, पहले एक क्वेश्चन होता है। कोर्स करके आपका बेनिफिट क्या है, कंपनी को क्या मिलने वाला है। लेट्स से आप कुछ ऐसे कोर्स करें जो अपनी कंपनी में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कंपनी वो आपको अलाउ नहीं करेगा। लेट्स से कि आपने यहाँ बैठे बैठे आपने बोल दिया फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, तो कंपनी को कोई रिलेट नहीं कर रहा है। तो लेट्स से आप ऐसे बोल रहे हैं कि कोई नया ही कोर्स है, लेट्स से आपको डेटा साइंस का कोई कोर्स करना, प्रोग्रामिंग का, एंड अपनी कंपनी के पास वो स्किल सेट नहीं कि जो आपको सिखा पाए, तो आपको कोर्स करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद आपका बॉन्ड हो जाता है कि आपको 2 साल तक कंपनी के अंदर रहना है एंड कंपनी को आपको देना है। आपने जो सीखा उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आपके हाथ में है। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस एंड आपका विजन क्लियर ना हो। तो जो इंटरनल टीम के पास अगर स्किल्स है, हाँ एक सेकंड, अगर इंटरनल टीम के पास पूरा स्किल सेट वर्कर्स है, लेट्स से कि आप बोल रहे हैं कि मुझे क्रेडिट का कोर्स करना है एंड आप काम कर रहे हो लेट्स से ऑपरेशन में, ठीक है, तो आपको क्रेडिट का माने सीखने के लिए आपकी कंपनी के पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्स आपको सिखाएंगे। अगर मानो कोई नया ही तरीके का कोर्स है जो कंपनी को बहुत अफेक्ट कर सकता है और यूजफुल है, तो आपको थर्ड पार्टी या मीन्स आउटसाइड वेंडर्स जो आपको सिखा सकते हैं, तो उसकी सर्विस कंपनी आपको दे सकती है। डिपेंड्स है कि आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो। Yeah. Thank you, Hardik. I think now no more questions are there. Thank you, Hardik and Jinal, for patiently answering all the questions. Kiran, ma'am, over to you. Thank you, Jinal and Hardik. It's so nice and it's such a nice and proud moment to have you here with us talking to the students. It's like, it's like a nostalgic feeling. Like, I remember Jinal, she used to come to us with a lot of doubts, and she always had a doubt at the end of the chapter. And I love that thing about Jinal, that thing about you. So you would never leave a faculty without solving the doubt. So am I correct? If I remember correctly. Yes, ma'am. Yeah, that's true. Yes. So I think I like the way you have progressed from LJ to being senior employees in such a good organization. So it's really a proud moment for all of us here at LJ. Now I would request my colleague Hiteshi Ajmera to give a vote of thanks. Hiteshi, over to you. Hello, is my voice audible, ma'am? Yes, Hiteshi, you are audible. Yeah. So, on behalf of LJ Institute of Management Studies and all the students and faculties, I would heartily want to thank Hardik and Jinal for gracing the occasion by coming online and guiding all our students. I'm very sure that all your tips and experiences that you shared will be really very helpful to all our students. And in fact, we would want that next time you both of you can come personally and guide our students, right, ma'am? Yes, so that visit is due. So once this COVID situation is gone, so that is due, a personal visit to LJ, both of you, Hardik and Jinal. Yes. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you so much. Sure, ma'am. That will work and we will come. Don't worry. Happy to help you. Yeah. Thank you, Hardik and Jinal. Okay, Thank you. students, I would request all of you to join the next link. The guest has already joined, and all of us can leave the meeting now. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you.